हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि मृत्यु के बाद सिर्फ इंसान का शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं। और जब ये आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि पुनर्जन्म की बातें अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कई ऐसी भी कहानियां हैं जो बताती है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी जिंदगी को देखा है। पुनर्जन्म की घटना के पीछे प्रकृति के कर्म चक्र का रहस्य माना जाता है। मतलब अगर आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल किसी कारण से आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया तो उन कर्मों के शुभ अशुभ फल का हिसाब बाकी रह जाता है। अगले जन्म में आपको उसका फायदा या नुकसान भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक ऐसी ही घटना के बारे में जिसने हमें हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हॉरर हिंदी विद प्रियंका, अदृश्य आत्माओं की अदृश्य कहानियाँ। दोस्तों ये कहानी है जबलपुर के रहने वाली सोनल की। सोनल बताती है कि जब मैं 11वीं क्लास में थी तब एक नई स्टूडेंट ने हमारे क्लास में एडमिशन लिया जिसका नाम दिव्या था। दिव्या मेरे साथ ही बैठती थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिव्या बहुत ही शांत और चुपचाप रहती थी। वो ना ही स्कूल में खेल कूद करती थी और ना ही बाकी किसी एक्टिविटी में भाग लेती थी। टीचर के बहुत पूछने और लाख समझाने के बावजूद भी वो वैसे ही गुमसुम बैठी रहती थी। एक दिन दिव्या ने मुझसे कहा कि सोनल एक बात बताऊं तुम्हें, किसी से कहोगी तो नहीं? मैंने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, पहले बताओ तो बात क्या है। उसके बाद से दिव्या ने जो कुछ भी बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि रोज रात में मुझे अजीबोगरीब सपने आते हैं। सपने में मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखाई देती है और उस हवेली में बहुत से लोग भी हैं और उन सभी के बीच मैं भी रहती हूँ। कोई मुझे बहू कहकर पुकारता है तो कोई भाभी, तो मैं किसी को भैया दीदी कहकर पुकारती हूँ। मैंने दिव्या से पूछा कि ये सपने तुम्हें कब से आ रहे हैं? दिव्या कहती है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से ये सपना मैं रोज देखती हूँ। मैंने कहा कि तुमने इसके बारे में अपने घर वालों से बात की है या नहीं? उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सपनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए तुम इन सारी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं जो कि हिप्नोटिस्ट हैं, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगी, शायद कुछ समझ में आ जाए। दिव्या के पिताजी जनरल स्टोर चलाते थे। उन्होंने दिव्या को इस बात की इजाजत नहीं दी, लेकिन दिव्या अपने सपने से इतना परेशान थी कि वो छुपकर मेरे साथ डॉक्टर अंकल के पास चली गई। दिव्या ने उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने दिव्या को हिप्नोटाइज किया। उसके बाद दिव्या ने जो कुछ भी कहा वो सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिव्या की आवाज बदल गई थी। डॉक्टर अंकल के पूछने के बाद कि तुम इस वक्त कहाँ हो और तुम क्या देख रही हो, तो वो बताती है कि मैं पास के गांव में योगेंद्र सिंह की छोटी बहू हूँ। मैं अपनी हवेली में अपनी सास, अपने पति, जेठ जेठानी और ननद के साथ रहती हूँ। मेरी ननद मानसी मेरे लिए बहन से भी बढ़कर है। मेरी सासू माँ मुझे बेटी की तरह प्यार करती है। मेरे पति बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के हैं। मेरे जेठ और जेठानी थोड़े गर्म मिजाज के हैं। एक दिन मैं और मानसी मंदिर चले गए और घर पर माँ जी, दीदी और भैया थे और मेरे पति बाहर बगीचे में बैठे थे। दीदी और भैया ने एक पेपर पे माँ जी से दस्तखत करने को कहा। माँ जी उन पेपर्स पर साइन करने ही वाली थी, तभी हम मंदिर से घर पहुँच जाते हैं। मैं माँ जी से पूछती हूँ कि ये किस बात के पेपर हैं? माँ जी कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर मैंने उस पेपर को लेकर पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे दीदी और भैया पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि आप दोनों गर्म स्वभाव के हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि आप दोनों इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। माँ जी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उनको अकेला पाकर आप दोनों ने सोचा कि माँ जी से धोखे से पेपर पर साइन करवाकर पूरी जायदाद अपने नाम करवा लूं, लेकिन आपके ये गंदे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। माँ जी उन दोनों को बहुत भला बुरा सुनाती है। हमें लगा कि उन्हें बात समझ में आ गई होगी, लेकिन उन दोनों के इरादे तो कुछ और ही थे। उसकी अगली रात जब घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं तो दीदी सबके लिए दूध लेकर आती है। हम सभी दूध पीकर सो जाते हैं, लेकिन माँ जी अपने दूध के गिलास को बगल में ही रखकर सो जाती हैं। अगले दिन मैं, मेरे पति और मानसी उठते ही नहीं हैं। माँ जी हम तीनों को बहुत आवाज लगाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो हमारे कमरे में आती है तो वो देखती है कि हम तीनों मर चुके हैं। वो चीखने चिल्लाने लगती है। तभी दीदी और भैया दौड़ कर आते हैं तो वो माँ जी से कहते हैं कि आप अभी तक जिंदा हैं। माँ जी समझ जाती है कि ये सब इन दोनों का किया कराया है। वो बोलती है कि जायदाद के लालच में
में तुम दोनों ने मेरे बहू, बेटे और बेटी को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने में दिव्या की आंख खुल जाती है और वो घबरा जाती है और वो मुझसे कहने लगती है कि मुझे घर जाना है, हम वहाँ से वापस चले आए। उसके अगले दिन जब हम स्कूल पहुँचते हैं तो दिव्या बताती है कि कल रात मुझे सपने में कुछ अलग दिखाई दिया। मैंने पूछा क्या, तो उसने बताया कि मानसी मेरे सपने में आई थी और मुझसे कह रही थी कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, तुम वहाँ जाओ। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा कि वो तुम्हारे पिछले जन्म की बातें हैं, इसलिए तुम उस पे ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन ये सपना दिव्या को रोज ही आने लगा। दिव्या परेशान होकर मुझसे कहती है कि मुझे उस गाँव में जाना है। हम दोनों उस गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। गाँव में पहुँचने के बाद मैंने दिव्या से कहा कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है। इतने में ही एक लड़की जो तकरीबन 16-17 साल की होगी वो हमारे पास आती है और दिव्या को भाभी कहकर बुलाती है। दिव्या उस लड़की को देखकर रोने लगती है। वो कहती है मानसी तुम। इतना बोलने के बाद दिव्या उसके गले लगना चाहती है। जैसे ही वो उसे छूती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। हम दोनों बहुत डर जाते हैं। मैंने दिव्या से कहा कि अंधेरा होने को है, चलो वापस घर चलते हैं। दिव्या कहती है कि आज मैं अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ कर ही वापस जाऊंगी। इतने में दिव्या आगे आगे बढ़ने लगती है। मैं उससे पूछती हूँ तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देती है, मानो जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। दिव्या चलते चलते गांव के बीचों बीच पहुंच जाती है और एक घर के दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाती है और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगती है। मैंने दिव्या से कहा कि ऐसे किसी के भी घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो, रात भी हो गई है, चलो घर चलते हैं। इतने में घर के अंदर से एक लड़का आता है और दरवाजा खोलता है। दिव्या जैसे ही उस लड़के को देखती है रोने लगती है और वो लड़का भी दिव्या को देखकर रोने लगता है। वो लड़का दिव्या के पिछले जन्म का पति था। वो दिव्या से बोलता है कि मैं रोज सपने में तुम्हें और अपने परिवार को देखा करता हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और देखो आज भगवान ने हमें मिला ही दिया। इतने में दिव्या कहती है कि भगवान ने नहीं, हमें मानसी ने मिलाया है। इतने में मानसी की आत्मा वहाँ आ जाती है और कहती है कि भैया भाभी आप दोनों की मौत के ठीक बाद अलग अलग गांव में 2 गर्भवती महिला थी, इसलिए आप दोनों का जन्म हो गया। लेकिन मेरी आत्मा अब तक भटक रही है और जब तक बड़े भैया भाभी को उनके कुकर्मों की सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं यूं ही भटकती रहूंगी। उन दोनों ने माँ को भी काल कोठरी में कैद कर रखा है और उन पे पेपर साइन करने के लिए बहुत जुल्म ढा रहे हैं। फिर मानसी की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और हम तीनों उस गाँव के लिए निकल जाते हैं। और जब हम उस हवेली में पहुँचते हैं तो दिव्या के जेठ और जेठानी दिव्या और उस लड़के को देखकर दंग रह जाते हैं। उसकी जेठानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम दोनों को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। दिव्या कहती है कि माँ जी कहाँ है, उन्हें बाहर निकालो। इतने पे उसकी जेठानी कहती है कि माँ जी वो तो तुम लोगों के साथ ही चल बसी थी। दिव्या कहती है कि झूठ मत बोलो, माँ जी को तुम लोगों ने काल कोठरी में कैद कर रखा है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। मैंने पुलिस को पहले ही खबर कर दिया था। पुलिस उनके हवेली की तलाशी लेती है तो उन्हें हवेली की काल कोठरी से एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो औरत जैसे ही दिव्या और उस लड़के को देखती है तो उन्हें अपने गले से लगाकर रोने लगती है। पुलिस जब दिव्या के जेठ और जेठानी को ले जा रही होती है तभी उन दोनों को घर से बाहर निकलते वक्त दरवाजे के चौखट से ठेस लग जाती है और वो दोनों मुंह के बल गिर पड़ते हैं। पुलिस जब उन्हें उठाती है तब वो देखते हैं कि वो दोनों मर चुके हैं और वो बूढ़ी औरत अपनी जायदाद उन दोनों के नाम करके स्वर्ग सिधार गई। दोस्तों आज दिव्या और उस लड़के की शादी हो चुकी है। तो बताएं दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिव्या के जेठ जेठानी की मौत गिरने से हुई या फिर मानसी की आत्मा ने उन्हें मारा? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।